नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आई हूं आज आप सबके लिए एक नई सीरीज जो घटना चक्र से है और जिसमें एसएससी में चाहे वो स्टेनो हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या सीजीएल हो, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें आएंगे और मैं इसको चैप्टर वाइज आपको कराती चली जाऊंगी। ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं और ये केवल एसएससी में ही नहीं, सारे आजकल हर एक एग्जाम में साइंस का, बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा पार्ट आने लग गया है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आइए तो देखते हैं, हमारा पहला चैप्टर है पाचन तंत्र। आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? वो है पेप्सिन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। आमाशय, छोटी आंत, अपेंडिक्स, कोलन में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो आमाशय, छोटी आंत और अपेंडिक्स, कोलन में से आमाशय में अम्ल होता है। किण्वन एक किस प्रकार की क्रिया है? किण्वन एक अवायवीय श्वसन है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग मेथेनॉल, चीनी, एथेनॉल एवं गन्ना में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो किण्वन के पश्चात सबसे ज्यादा मोलासे का यूज किया जाता है एथेनॉल बनाने में। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उसको किण्वनीकरण। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक कवक है। दांतों के एनेमल का कर्बूरण किस कारण से होता है? वो कर्बूरण होता है पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। कर्बूरण क्या होता है? कर्बूरण होता है, आप लोग देखते होंगे आपके दांत कभी कभी पीले पड़ने लगते हैं, तो वो जो दांत पीले पड़ने की प्रक्रिया होती है वही हमारी कर्बूरण कहलाती है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व शामिल होता है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में शामिल होता है ऑक्सीजन। सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है 62%, कार्बन 20% होता है, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% होता है। जैव तंत्र की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह पाया जाता है ऑक्सीजन। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए वो होती हैं पार्श्व में। आप सभी साथ के साथ देख लेंगे, खट्टे स्वाद के लिए हमारे पार्श्व किनारे यानी कि पार्श्व यानी किनारे में, हम किनारे से हमें खट्टे स्वाद का पता चलता है, अगले भाग से हमें मीठा और नमकीन पता चलता है, पिछले भाग से हमें कड़वा और कड़वे स्वाद का पता चलता है, जबकि मध्य भाग से हमें किसी भी स्वाद का पता नहीं चलता है। ये चारों क्वेश्चन आप याद रखें, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना या भोजन को स्वाद बनाना। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन को स्वाद बनाना। क्यों? क्योंकि मानव की जीभ पर विशेष स्वाद कलियां मौजूद होती हैं, इसलिए आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या हो जाएगा? लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव के जीभ पर बहुत स्वाद कलिकाएं होती हैं, अर्थात आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना होता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की, हाइड्रोकार्बन की, पकाने के तेल की या निकोटीन की। तो उसमें गहरे तले हुए पदार्थ हैं तो सीधी सी बात है उनमें वसा की ही अधिकता होगी। निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध? सबको पता है कि बच्चों को बढ़ने के लिए प्रोटीन का बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसलिए बच्चों के लिए, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं। इनकी रचना 20 अमीनो अम्ल के संयोग से होती है। ये शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। यह 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और शरीर में इनकी मात्रा होती है 14%। अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? अभी बताया, अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। नाइट्रोजनी आहार है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या लवण? तो नाइट्रोजनी आहार है हमारा प्रोटीन। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरियस, जाइमेस,
माल्टेज या डाइस्टेज, तो लाल चने से हमें मिलता है डाइस्टेज। लाल चने में याद रखेंगे डाइस्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। लाल चने को अरहर और तुर के नाम से भी जाना जाता है और यह एक विकासशील देश में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या फफूंदी। तो एंजाइम्स होते हैं हमारे प्रोटीन, जो कि एक रासायनिक की अभिक्रिया को 10 की घात 10 गुना बढ़ा सकते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम की थी कूहने ने, ये याद रखेंगे। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम की थी कूहने ने। एंजाइम क्या होते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, ये याद रखेंगे। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। एपो एंजाइम की असक्रियता के आधार पर इसे प्रो एंजाइम एवं जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल, सभी आवश्यक वसीय अम्ल, कोई अमीनो अम्ल नहीं। तो मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि उसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल मौजूद होते हैं। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन सभी मानव के लिए अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। उदाहरणतः मछली, मांस, अंडा, दूध इत्यादि। द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन देख लेंगे, वो कुछ ही अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जबकि प्रथम श्रेणी के सभी आवश्यक अमीनो अम्ल से मिले बने होते हैं, जबकि द्वितीय श्रेणी के कुछ ही अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हमारा सेम हो गया, अनाज हो गया, अखरोट हो गया, ये सारी चीजें हो जाती हैं। और शरीर के स्वास्थ्य के लिए कुल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, 22 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है। तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। ये स्टार्च को जो लार ग्रंथि होती है हमारी, स्टार्च को माल्टोज और फिर डेक्सट्रोज में तोड़ता है। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है। तो ये है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कारण एंजाइम अपनी HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है। यहाँ पर आपको मिलान करना है। आयोडीन आपको सबको पता होगा, आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग होता है। आयरन की कमी से हमें रक्ताल्पता हो जाती है, यानी कि खून की कमी कह सकते हैं। नियासिन से पेलाग्रा और विटामिन B12 की कमी से पर्णाशीय रक्ताल्पता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध का दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या है। दूध का दूसरा सबसे बड़ा तत्व है हमारा शर्करा। जो गाय के दूध में जल होता है 87%, प्रोटीन होता है 3.3%, वसा होता है 3.8% और शर्करा होता है 4.8%, जबकि मनुष्य के दूध में जल 88% हो जाएगा, प्रोटीन 1.2, वसा 3.8% और शर्करा 7% होता है। पित्त का स्रोत क्या है। पित्त का स्रोत है हमारा यकृत। पित्त हमारे यकृत में बनता है। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है जिसका pH मान 7.6 से 8.6 होगा। यह यकृत में बनता है। इसमें लगभग 97% जल होता है। 0.7% पित्त लवण होते हैं, 0.2% पित्त वर्णक होता है तथा 0.3 से 0.9% कोलेस्ट्रॉल होता है। ये किस काम आता है, लिपिड और पाचन के अवशोषण में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरिया किस में संश्लेषित होता है। यूरिया होता है हमारा यकृत में संश्लेषित। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। जो मानव जठर है उसमें प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश कैसा होगा हमारा, एसिडिक यानी कि अम्लीय होगा। लिवर किससे भरपूर स्रोत है, सबको पता होगा लिवर किससे भरपूर स्रोत है, वसा घुलनशील विटामिन से, क्योंकि लिवर में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, A, D, E, K, और जबकि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से बचे, B और C। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है। बहुत क्वेश्चन नॉर्मल है जल की। निम्न में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है, ये सबको पता होगा, यकृत। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लूकोज को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, यह है सुक्रोज प्रकार की शर्करा। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन कौन से हैं, तो वो है हमारे सोयाबीन और
मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है। सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में और मूंगफली का उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। हीमोग्लोबिन में कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन में जो रेशेदार प्रोटीन है वो होता है हमारा केराटिन। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? ये क्वेश्चन अच्छा है कि जो जानवर होते हैं उनके नख, खुर और सींग किस ऊतक के बने होते हैं? वो होते हैं केराटिन के बने हुए। क्योंकि और केराटिन कैसा है, ये ऊपर आ चुका है, ये बाल, नाखूनों, सींगों इत्यादि में पाया जाता है। निम्न में से किस भारी धातु की विषाक्तता रक्त सिरोसिस पैदा? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। किस भारी धातु की विषाक्तता रक्त सिरोसिस पैदा करती है? वो है कॉपर। यकृत में कॉपर के संचयन से यकृत में विकार उत्पन्न हो जाता है। इससे ऊतक का क्षय होने लगता है, जिसे यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस कहा जाता है। जब कॉपर शरीर के अन्य भागों तथा मस्तिष्क, वृक्क तथा आंखों पर भी जमने लगता है तो इसको कहते हैं विल्सन रोग। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसे खरीदना बहुत महंगा होता है। इसे रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशकों के प्रयोग के बिना उगाया जाता है। इसे कांच के हाउस और वायुयुक्त परिवेश में उगाया जाता है, या ये रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसे रसायनों और सिंथेटिक कीटनाशकों के प्रयोग के बिना उगाया जाता है। निम्न में से कौन सा लाल का लाभ नहीं है? ये निगलने में मदद करती है, सबको पता है। ये मुख और दांतों को भी साफ रखती है। ये होठों और जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, लेकिन ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करती है। लार का देख लेंगे। लार हल्की अम्लीय होती है। लार का पीएच मान होता है 6.8। ये लाल ग्रंथियों से निकलती है। इसमें 99.5% जल होता है। शेष भाग में जल में घुलनशील कई विलेप पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों के कुछ आयन Na+, K+, Cl- तथा एंजाइम होते हैं। लार खाद्य पदार्थों को निगलने में मदद करती है, मुंह और दांतों को साफ रखती है और होठ और जीवा को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार सबको पता है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार में एंजाइम होता है एमिलेस, और जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। मुख से निकली लार पाचन करती है किसका? स्टार्च का, अभी बताया है। अन्य एक समृद्ध स्रोत है किसका? स्टार्च का। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन एंजाइम। जठर में रेनिन नामक अभी पाया कहाँ जाता है? जठर में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। रेनिन एंजाइम दूध को दही में स्कंदित कर देता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का रंग, दूध का रंग पीला होता है? तो वो होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है। खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा आमाशय तथा तंतु पट्ट के बीच में यकृत के बाईं ओर स्थित 12 सेंटीमीटर लंबी गहरे लाल रंग की संकरी एवं चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। यह रेटिकुलो एंडोथेलियमी ऊतक का सबसे बड़ा पिंड होता है। प्लीहा की कोशिकाएं रुधिर के टूटे फूटे और शिथिल रुधिराणुओं तथा निगर्तक एवं हानिकारक रंजक पदार्थों का भक्षण करके रुधिर की सफाई करता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत या गुर्दा? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। यह कितना होता है? 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा इसका भार 1.5 किलो होता है। और इसका यकृत का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का स्रावण, अमीनो अम्ल का डिमिनिएशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों से विषहरण, विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम बोरेट? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों और दांतों में मौजूद जो रासायनिक द्रव्य है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता? तो वो है हमारा यकृत। बाकी लाल ग्रंथियां, शुद्राक्ष की ग्रंथियां और एंजाइम अग्नाशय ये पाचक एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? प्रोटीन, वसा, खनिज या विटामिन? तो इसका आंसर हो जाएगा
वसा, ये कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा के लिए प्रयोग होता है, वसा दीर्घावधि ऊर्जा के लिए होती है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वसा। मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? तो वो करता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, क्योंकि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में टूटकर तुरंत ऊर्जा दे देते हैं, उसके बाद प्रोटीन टूटता है और सबसे अंत में क्या टूटता है? वसा। खनिज हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा प्रोटीन शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। यहाँ पर आप देख लेंगे सभी के बारे में बता दिया गया है। हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। आपको सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा देता है, मतलब तुरंत ऊर्जा देता है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? दूध में होता है कैसीन और लैक्टोज। फलों का मधुर स्वाद किस कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रक्टोज के कारण फलों का मधुर स्वाद होता है, जबकि फ्रक्टोज क्या है? एक फलों में पाई जाने वाली मोनोसेकेराइड शर्करा है जो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा। क्वेश्चन बन जाता है प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो वो है हमारी फ्रक्टोज। इसको हम फल शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज को अनाज से प्राप्त किया जाता है। निम्न में कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? बता दिया गया है फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा फिर वही आ जाता है। किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। विटामिन ए यकृत विटामिन ए का संश्लेषण करता है और अल्प समय के लिए इसका संचय भी करता है। विटामिन के खून का स्कंदन करता है और प्रोथाम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। तंतु आहार में शामिल है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेलुलोज और वसा। तो सेलुलोज तंतु आहार में शामिल है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है जो ग्लूकोज की बनी होती है, तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसे पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण इसका पाचन नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? हमारे शरीर में त्वचा के नीचे सतह के नीचे जो वसा है वो किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? वो करती है शरीर से ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। आयोडीन मान का प्रयोग किसके प्राकलन के लिए किया जाता है? आयोडीन मान का प्रयोग तेल में असंतृप्ति की प्राकलन के लिए किया जाता है। निम्न में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? किसी कोशिका की अचल संपत्ति होती है न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है और न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। प्रोटीन के आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो आज ये आपका चैप्टर पाचन तंत्र समाप्त होता है। कल को मैं नया चैप्टर लेकर आऊंगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।